स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है, इसके द्वारा देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग इस साल है 142 यानी कि 142। पिछले साल थी 140 यानी कि इंडिया 2 अंक पीछे खिसक गया है। दूसरे देशों की बात करें तो नॉर्वे लगातार चौथी बार फर्स्ट नंबर पर आया है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड तथा तीसरे नंबर पर डेनमार्क। हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 145वें नंबर पर, बांग्लादेश 151, श्रीलंका 127 व नेपाल की बात करें तो 112 नंबर पर। रीजन क्या है हमारी रैंकिंग का कम होने का? तो हमारे देश में देखो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट सोशल मीडिया में काफी हेड कैंपेन चलता रहता है। अभी बात करें कल परसों की, तो जैसे अर्नब गोस्वामी ने मुद्दा उठाया था पालघर महाराष्ट्र से रिलेटेड, तो देखो उनकी गाड़ी पे हमला हुआ अचानक। तो ये भी एक कारण होता है कि इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पीछे होने का। अब दूसरी कारण क्या है कि जर्नलिस्ट की आवाज को दबाने के लिए उनके खिलाफ केस फाइल कर दिए जाते हैं। तीसरा कारण काफी बार पुलिस वायलेंस भी मिलता है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, जर्नलिस्ट को मारा पीटा जाता है पुलिस वालों के द्वारा। चौथी बात है कश्मीर में क्लैंप डाउन की वजह से जर्नलिस्ट को काम का मौका नहीं मिल रहा ठीक से करने के लिए। तो यही मेन कारण होते हैं कि हर साल भारत की रैंकिंग गिरती जा रही है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2020 के अंदर। अब वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स ये 2002 में शुरू हुआ था। हम बात करें उसके द्वारा ही हर साल रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो कि आरएसएफ के द्वारा ही इंडेक्स जारी किया जाता है हर साल। ये देखो 180 देशों में स्टेट ऑफ मीडिया का सर्वे करते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देखती है कि कौन से देश में किस प्रकार से अटैक हो रहा है, क्या जर्नलिस्ट में ठीक तरीके से विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं या नहीं। तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 142। बात करते हैं इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में। इंडिया अपनी आवश्यकता से ज्यादातर ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। बट मान लीजिए कि कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मिडिल ईस्ट भी बहुत ज्यादा हमारा मिडिल ईस्ट कंट्री से कन्फ्लिक्ट हो जाए, या हमारे जो रिलेशन है वो खत्म हो जाए, या दूसरी भाषा में हम कहें कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही खत्म हो जाए, हमारे पास इतने डॉलर ही ना हो कि किसी कंट्री से हम ऑयल परचेज कर सकें। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में अगर हम ऑयल ही परचेज नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो बिल्कुल ठप पड़ जाएंगी। तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, या सीधी भाषा में इस सिचुएशन से बचने के लिए, निपटने के लिए सरकार ने काफी जगहों पर पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित किए हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऑयल तो हमारे पास बफर में होना चाहिए ना, तो हमारे पास स्टोर होना चाहिए ताकि उन मुश्किल घड़ी में ऑयल का इस्तेमाल किया जा सके। अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम काफी क्रैश कर गए हैं, बहुत ही सस्ता ऑयल हमें मिल रहा है। तो बहुत ही कम दाम पर इसका फायदा हमें उठाना चाहिए, और हमारी जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं इसका फायदा उठा भी रही हैं। तो पेट्रोलियम को स्टोर करने के लिए रिजर्व स्टेबलाइज किए गए हैं। पेट्रोलियम को स्टोर करने के लिए पहले फेज में देखो सरकार ने 5.3 MMT यानी कि मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल को स्टोर करने की व्यवस्था की गई है। पहला है जो है विशाखापट्टनम में, इसमें है 1.3 MMT, दूसरा मैंगलोर 1.5 MMT, और तीसरा है पाडूर यानी कि 2.5 MMT। तो अब सरकार ने दूसरा फेज भी अनाउंस किया है, जो कि पहला होगा चांदीखोल यानी कि उड़ीसा में, इसमें 4 MMT यानी कि मिलियन मैट्रिक टन ऑयल को हम स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है इसमें पाडूर कर्नाटक 2.5 MMT। मतलब पाडूर के अंदर एक पहले भी स्टोर था 2.5 MMT का, अब दूसरा भी सरकार ने स्टेबलाइज कर दिया है 2.5 MMT का ही, जो कि इसका काम कंटिन्यूस चल रहा है। अब 2017-18 में हमारे वित्त मंत्री जिन्होंने अनाउंस किया था कि बीकानेर में भी इसी प्रकार के स्टोरेज साइट स्टेबलाइज किए जाएंगे। ना तो अभी कोई काम चालू हुआ है, ना ही सरकार ने बताया कि आगे कब काम चालू होगा। ऐसा ही राजकोट गुजरात में भी सरकार ने अनाउंस किया था कि यहाँ पर क्रूड ऑयल का स्टोर स्टेबलाइज किया जाएगा, बट वहां पर भी अभी ऐसा कोई काम चालू नहीं हुआ है। तो सिंपल सी बात हम कहते हैं कि इनको स्टेबलाइज कौन करता है? तो स्टोर साइट स्टेबलाइज करते हैं इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी कि ISPRL। इसको स्टेबलाइज किया गया था सन 2005 में। ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। तो यूनाइटेड नेशन ने, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी दी है कि अगर अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया, अगर हमें फंडिंग नहीं मिली, तो कोविड-19 की महामारी की वजह से तो अभी विभिन्न देशों में लॉकडाउन है, लाखों लोग भूख से भी मर जाएंगे।
तो ये देखो, यूनाइटेड नेशन की फूड असिस्टेंट ब्रांच है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करती है और हंगर को एड्रेसिंग करती है। हंगर मतलब बाहर की तरफ की हंगर, जैसे न्यूट्रिशन की समस्या हो गई या प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल रही। फूड सिक्योरिटी के देखो काफी सारे एस्पेक्ट होते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का? ये है रोम के अंदर। वैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 80 से ज्यादा देशों में ऑफिस हैं। वहीं से ये बॉडी काम करती है विभिन्न देशों को फूड प्रोवाइड करने के लिए और देखो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। अब और उसके अलावा ये साथ ही टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में भी दूसरे देशों की हेल्प करती है। इंडिया की हम बात करें, पहले इंडिया में फूड संबंधित हेल्प प्रोवाइड की जाती थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, लेकिन 1966 के आसपास ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। मतलब पहले हमें यूएसए से भी अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन बाद में हरित क्रांति के आने के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। उसके बाद डब्ल्यूएफ के द्वारा बस टेक्निकल असिस्टेंट ही हमें प्रोवाइड की जाती है। इसको स्टेबलाइज किया गया था 1961 में। 1960 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO की कॉन्फ्रेंस के ठीक एक साल बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को स्टेबलाइज किया गया था, यानी कि 1961 के अंदर। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना या किसी कैलोरीज जैसी समस्या, हंगर इंडेक्स देखना कहां पर ज्यादा हंगर है, किस देश के अंदर ज्यादा हंगर है। अब बात करते हैं इसमें आगे, इसके अंदर ही एक इंक्लूड टॉपिक है, वो है वर्ल्ड हंगर मैप। तो अलीबाबा क्लाउड, ये अलीबाबा कंपनी जो कि चाइना की है, उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग ब्रांच है। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर एक डिजिटल मैप तैयार कर रही है, वर्ल्ड हंगर मैप। इस वर्ल्ड हंगर मैप की सहायता से ये पता लगा जा सकता है कि कौन से रीजन में कितनी हंगर है। यूएन के उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए जिसमें ये प्रोविजन है कि हंगर को खत्म करना है 2030 तक। तो ये था हमारा वर्ल्ड हंगर मैप के बारे में।